सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल मैंने आपको टॉपिक जो है वेस्टर्न थिंकर्स के में हॉब्स पढ़ाया था और हॉब्स टॉपिक जो कल मैंने कंप्लीट किया था आपका, क्योंकि आज स्पेशल रिक्वेस्ट की गई कि सर एक दूसरा टॉपिक जो है हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाए, तो इसलिए मैं जो है क्योंकि चीज़ें पढ़ानी है तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो प्रायोरिटी उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन बच्चा मेंस दे रहा है। तो यहाँ पे जो एक टॉपिक है जिसे हम थियरीज ऑफ स्टेट कहते हैं, देखिए ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है, ये देखिए ये टॉपिक आप जब अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको PSIR जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है, आपने सिलेबस को हमेशा साथ में रखिए। तो जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें ये थियरीज ऑफ स्टेट है, ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो सर ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में फिर हमारा क्या फ़ायदा है, हमारा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है नहीं, कुछ बच्चे बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर है GS में, तो GS में आइडियोलॉजीज दी गई हैं, विचारधाराएं। सामान्य अध्ययन का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में GS का फर्स्ट पेपर जो मेंस एग्जामिनेशन का है उसमें विचारधाराएं दी गई, आइडियोलॉजीज दी गई। तो मैं ये क्लेम तो नहीं करता हूं कि डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आएंगे, बट ये जरूर है कि जब आप वो टॉपिक पढ़ेंगे, जब वो आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक आपको जरूर उसमें समझने में आपको काफी हेल्प करेगा। ये विचारधाराएं हैं। अब विचारधाराएं क्या होती हैं, जैसे कि उदारवादी है, ठीक है। अब जैसे ये विचारधाराएं, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विचारधाराएं, विचारधारा का मतलब क्या होता है, आइडियोलॉजीज, ठीक है। विचारधारा आइडियोलॉजीज, तो आइडियोलॉजीज कैसी है, तो आइडियोलॉजीज, एक आइडियोलॉजीज है, इसको बोलते हैं लिबरल आइडियोलॉजी, उदारवादी विचारधारा। अब लिबरल आइडियोलॉजीज में क्या होता है, लिबरल आइडियोलॉजीज में ऐसी विचारधारा, ऐसी आइडियोलॉजी जो लिबर्टी को ज्यादा फोकस करती है, स्वतंत्रता को ज्यादा फोकस करती है। मतलब हर विचारधारा के अपने कुछ फंडामेंटल्स है, कुछ बेसिक्स है। तो जो आइडियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारे लिए वहां पे समझने में हमको आसानी होगी। तो इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है उन सभी स्टूडेंट को जो कि ऑप्शनल नहीं है, जिनका, बाकी के लोग इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम कॉन्सेंट्रेट क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट हम ये कर रहे हैं कि जो राज्य का सिद्धांत है, आपके जो सिलेबस में दिया गया है, राज्य के सिद्धांत दिए गए हैं। तो राज्य के सिद्धांत में कौन कौन से राज्य के सिद्धांत है, पहले तो आप वो देख लो। थियरीज ऑफ स्टेट है, ये टॉपिक है आपके सिलेबस में, ठीक है, थियरीज ऑफ स्टेट। उसके बाद जो है यहाँ पे थियरीज ऑफ स्टेट के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थियरीज ऑफ स्टेट में लिबरल थियरी और न्यू लिबरल थियरी, इसमें शायद ऊपर दिया गया है उनका, लिबरल थियरी और न्यू लिबरल थियरी। पहला जो आपका ये देखिए, लिबरल थियरी एंड न्यू लिबरल थियरी, मतलब लिबरल एंड न्यू लिबरल स्टेट बोल सकते हैं उसको। उदारवादी और नव उदारवादी राज्य, उदारवादी और नव उदारवादी राज्य का सिद्धांत, ठीक है। एक तो ये थियरी हो गई। उसके बाद दूसरी जो थियरी है आपकी, उसमें हम देखेंगे तो वो थियरी हो गई आपकी मार्क्सिस्ट थियरी, मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ स्टेट। मतलब मार्क्स के जो सिद्धांत है, द मार्क्सियन थियरी ऑफ स्टेट, ये आपके सिलेबस में मार्क्सियन थियरी ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको समझाऊंगा, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये GS के फर्स्ट पेपर में अच्छे से बहुत आपका पकड़ अच्छा होगा। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपको जो है बहुत सारी चीजें लिखने में आपको आसानी होगी। और एक है प्लूरिस्ट थियरी ऑफ स्टेट, प्लूरिस्ट थियरी ऑफ स्टेट, ये लिखा हुआ है, देखिए, प्लूरिस्ट थियरी ऑफ स्टेट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं राज्य का बहुलवादी सिद्धांत। उसके बाद फिर जो है दो सिद्धांत और इसमें, तो ये जो दो सिद्धांत हैं, एक इसमें पोस्ट कॉलोनियल थियरी ऑफ स्टेट है, पोस्ट कॉलोनियल थियरी ऑफ स्टेट है, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राज्य का उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत। और जो सबसे लास्ट में जो थ्योरी है
उसे हम बोलते हैं, वो बोलते हैं फेमिनिस्ट स्टेट। फेमिनिस्ट स्टेट, फेमिनिस्ट स्टेट का मतलब क्या होता है? नारीवादी राज्य। फेमिनिस्ट स्टेट, नारीवादी राज्य। तो कुल मिला के जो है इतने जो है टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, अगली चर्चा किस बात की है? अगला डिबेट यहाँ पे इस बात का है कि सर ये कैसे इंपॉर्टेंट है। हमने सिलेबस तो समझ लिया कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए कैसे है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऐसे है कि यहाँ पे देखेंगे कि जो समकालीन राजनीति में राज्य के उदारवादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, समकालीन राज्य में राज्य के उदारवादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द लिबरल थियरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स। मतलब उदारवादी सिद्धांत क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, समझाएंगे आपको। और ये जो विचारधाराएं जैसे कि उदारवाद की विचारधारा आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है, फासिज्म की है, फासीवाद की है, समाजवाद की है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, ये सब आपको पढ़ना है। समाजवाद है, ये सब क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे लिबरल थियरी मैंने आपको बताई। फिर दूसरा जो है यहाँ पे देखो 150 वर्ड्स में क्वेश्चन आया है, 150 वर्ड्स में लिखना है कि राज्य की नारीवादी आलोचना, फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द स्टेट। उसके बाद राज्य की वैधता के उपकरण, टूल्स ऑफ, ठीक है, लेजिटिमेशन ऑफ द स्टेट। राज्य का उत्तर उपनिवेशी सिद्धांत पूछा है PSIR में 2020 में, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट। फिर यहाँ पे पूछा है राज्य की बहुलवादी थ्योरी, प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है राज्य के बारे में, तो ये थोड़ा अलग है। राज्य की नव उदारवादी थ्योरी, राज्य की नव उदारवादी थ्योरी, क्रिटिकल एग्जामिन द न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, देखिए, न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, ये पूछा है। फिर यहाँ पे फेमिनिस्ट थ्योरी पूछा है। फिर ये पूछा है कि एग्जामिन द चैलेंजेस फॉर टू सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो ऐसे करके कुल मिला के जो सिद्धांत जो सिलेबस में दिया है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता है, जो सिलेबस में दिया गया वही पूछा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके आपको चीजें समझाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब आप समझने की कोशिश करें, हम एक एक चीजें करके समझाते हैं आपको। देखिए क्या समझना है, हमने कल आपको एक चीज समझाई थी, क्या? राज्य, स्टेट। अब देखिए स्टेट के बारे में जब हमको पढ़ना होगा ना, तो बहुत चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम शॉर्ट में समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो हमारा पहला जो सिद्धांत, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे। और पहला हम ये समझ रहे हैं कि राज्य का जो उदारवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत का मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लिबरल थियरी ऑफ स्टेट। अभी हम किसको समझेंगे? हम समझेंगे लिबरल थियरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये देखिए लिबरल थियरी ऑफ स्टेट, इसको हम पढ़ेंगे, उदारवादी विचारधारा। ये देखो लिखा है लिबरल थियरी ऑफ स्टेट, राज्य का उदारवादी सिद्धांत। चलिए, कल मैंने आपको ये समझाया था कि राज्य जो है, उसका राज्य जो है वो कैसे बना। तो राज्य के बनने में हमने एक ही चीज समझी थी कि राज्य समझौतेवादी सिद्धांत के कारण बना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा बना है। और कल हमने हॉब्स, लॉक, रूसो जो है, तीनों ने ये सिद्धांत दिया है। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत दिया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो दिया है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हॉब्स, लॉक, रूसो ने दिया है। लेकिन हमने सिर्फ कल हॉब्स के बारे में पढ़ा। मतलब हॉब्स, लॉक, रूसो ये समझाना चाहते हैं क्योंकि पहले एक सिद्धांत था कि राज्य का देवी सिद्धांत। तो राज्य का देवी सिद्धांत ये कहता है कि जो ईश्वर है वो धरती पर भगवान का प्रतिनिधि है। ईश्वर जो कहेंगे, पर ईश्वर ने भेजा है किसी राजा को, तो राजा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, तो राजा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राजा की इज्जत करनी चाहिए, राजा जो कहेगा वो मानना चाहिए। ये डिवाइन थियरी है, इसको हम बोलते हैं अंधभक्त। अब आप अंधभक्त तो समझते ही होंगे। तो बाद में हॉब्स, लॉक, रूसो ने क्या किया, क्योंकि चिंतक है, ये विचारक है, इन्होंने दिमाग लगाया, बोला कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता है, ये राज्य स्टेट जो आया है इसका ओरिजिन देवी सिद्धांत थोड़ा नहीं है, गलत है ये। तो राज्य का उदारवादी सिद्धांत कैसे आया? हम
फिर से बता रहे हैं हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको उदारवाद पढ़ा रहे हैं, हम आपको लिबरलिज्म पढ़ा रहे हैं। लिबरलिज्म हमें जीएस के फर्स्ट पेपर में पढ़ना है, वहां पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा जीएस के फर्स्ट पेपर में मेंस एग्जामिनेशन के लिए। लिबरलिज्म, उदारवाद। और ये जो लिबरलिज्म है, ये हम इसके किस डायमेंशन को पढ़ रहे हैं, हम उसके डायमेंशन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लिबरलिज्म राज्य के बारे में क्या बोलता है। जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के जो लोग हैं या उदारवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो स्टेट के बारे में क्या सोचते हैं, या कैसे आया ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट, उदारवाद का कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या हुआ था कि जो 16th सेंचुरी थी, 16th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक वैज्ञानिक क्रांति आई। और वैज्ञानिक क्रांति का मतलब क्या होता है, औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। मशीनों का युग आया, ठीक है, मशीनों से काम होने लगा जो पहले हाथों से काम होता था। और फिर क्या हुआ, जब मशीनें आई तो फिर कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट हुआ। और जब कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट हुआ, वाणिज्यवाद स्टार्ट हुआ। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होगा, मशीनों से प्रोडक्शन होने लगा, मशीनों से प्रोडक्शन होने लगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो उसको मार्केट भी चाहिए। तो कॉमर्शलाइजेशन जो है, जिसको हम वाणिज्यवाद कहते हैं, ये सब चीज़ें सामने आ रहे थे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक विचारधारा या एक आइडियोलॉजी का विचार हुआ। अब वो क्या आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी ये थी कि देखो व्यक्ति का खुद विवेक होता है। ध्यान से सुनिए आप, व्यक्ति का विवेक होता है। अभी हॉब्स ने तो क्या बोल दिया, हॉब्स ने तो ये बोल दिया कि देखो भाई, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था, हॉब्स ने ये कह दिया कि एक ऐसा राजा चाहिए, एक ऐसा राजा चाहिए जो राजा जो आपके ऊपर क्या करेगा, आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। एक ऐसा राजा चाहिए जो आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। ये किसने बोला था, ये हॉब्स ने बोला था। ठीक है साहब, इसने ज्यादा से ज्यादा शक्ति राजा को देने की कोशिश की, राजा को ज्यादा शक्तिशाली बताया, राजा को असीम शक्तियां दे दी। मैंने बताया था, इसने ऐसे संप्रभुता की बात की जिस संप्रभुता को क्या नहीं किया जा सकता है, जिस संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता, जिस सॉवरेनिटी को थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, बारिश के कारण। ठीक है, माइक म्यूट है। हाँ माइक म्यूट हो गया। हाँ बेटा, पहले से म्यूट है कि अभी म्यूट हो गया? तो समझो आप, तो इस समय क्या हुआ, इस समय जो है एक ऐसी विचारधारा आई, एक ऐसी आइडियोलॉजी आई जिसे हम उदारवाद कहते हैं। तो यहीं पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछे कि सर उदारवाद, लिबरलिज्म क्या होता है, या उदारवाद किसे कहते हैं, ठीक है, लिबरलिज्म, यहाँ पे क्या लिखा है, लिबरल। हम किसकी बात कर रहे हैं, लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। ये आपके मेन पॉइंट्स हो गए। उदारवाद क्या करता है, उदारवादी विचारधारा वाला व्यक्ति या ये विचारधारा के लोग हमेशा ही विश्वास करते हैं व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, व्यक्ति को इंडिपेंडेंट छोड़ दो। क्यों?
क्योंकि वो बोलते हैं व्यक्ति के पास विवेक होता है। और राज्य को कितना काम करना चाहिए? राज्य को मिनिमल स्टेट काम करना चाहिए, मिनिमल स्टेट। क्या ये बात आपको समझ में आई? बस यही की पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम में आगे लिखने के लिए। जब भी आपकी उदारवाद की विचारधारा आपको पढ़नी है जीएस के लिए या ऐसे के पेपर के लिए, तो आप इसको अपने लिख सकते हैं। बट पीएसआईआर में ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल में ध्यान रखना है कि उदारवादी विचारधारा जो है किस परिस्थिति में आई, ये मैंने आपको समझाया। और यहाँ पे व्यक्ति के विवेक में ये क्या करते हैं? आस्था रखते हैं, फेथ रखते हैं, और इस राज्य के सीमित कार्य की वकालत करते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान है यार, उसके पीछे क्या पढ़ने की जरूरत है? अभी हम बच्चे के पीछे पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे बच्चा खुद समझदार है यार, वो खुद पढ़ेगा, उसके अंदर विवेक है। आपको पीछे पढ़ने से क्या फायदा है? बात समझ में? देखो, लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। मैंने पॉइंट ध्यान रखिएगा, लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, यही आपको नोट करना है। एज स्टेट इम्पोजेज रेस्ट्रेंट्स ऑन द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। वो कहता है कि राज्य क्या करता है? राज्य प्रतिबंध लगा देता है कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, ऐसा राज्य प्रतिबंध लगाता है। तो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के लोग ये बोलते हैं कि नहीं साहब, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। वो कैसे राज्य की बात करते हैं? वो मिनिमल स्टेट की बात करते हैं। राज्य कैसा होना चाहिए? राज्य पुलिस स्टेट होना चाहिए। अब पुलिस स्टेट का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप जा रहे हैं, तो अगर आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जाते समय कोई जो है आपका बैग छीन ले, आपका सूटकेस छीन ले, आपका सामान छीन ले। ये काम राज्य का है। राज्य क्या काम करेगा? सिर्फ पुलिस स्टेट का काम करेगा, बाकी राज्य का कोई काम नहीं है। राज्य वेलफेयर स्टेट का काम नहीं करेगा। अब मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ? लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के की पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। लिबरलिज्म आइडियोलॉजी जो फोकस करती है वो किस पे फोकस करती है? एक तो लिबर्टी पे फोकस करती है, दूसरा लिबरलिज्म आइडियोलॉजी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मिनिमल स्टेट या मिनिमल राज्य, कि स्टेट कम से कम काम करेगा। ये दो पॉइंट्स आप ध्यान रखना, आपके नोट्स में होने ही चाहिए कि उदारवाद की जो विचारधारा है वो राज्य को कम काम करने की बात करती है, क्योंकि व्यक्ति अपने विवेक के बारे में खुद ब खुद सोचता है और वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है। उसको तुम जितना लिमिटेशन डालोगे तो उससे कुछ फायदा होने नहीं चाहिए, होगा नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, यहां पे मैंने आपको समझा दिया। एज स्टेट इम्पोजेस रेस्ट्रेंट्स ऑन लिबर्टी, स्टेट क्या करता है? प्रतिबंध लगा देता है ऑफ द इंडिविजुअल। इट इज एन इविल, यह एक बुराई है। हाउएवर एज इट alone can provide protection of life and property of its people। मैंने आपको बताया कि राज्य ही ऐसा है जो आपकी रक्षा कर सकता है। तो इन्होंने जो पूरी बात कही है ना, उसमें मैंने एक चीज बता दी, क्या कि राज्य क्या काम करेगा। तो एक पॉइंट और छोटा सा नोट कर देंगे, पुलिस स्टेट। राज्य का काम क्या होगा? पुलिस स्टेट का काम होगा। राज्य पुलिस स्टेट का काम करेगा। पुलिस का मतलब क्या? पुलिस का मतलब होगा लाइफ एंड प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना। राज्य ये काम तो करेगा ही ना, बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी, ये जरूरत है आपकी। राज्य कम काम करेगा भाई, इतना तो काम करेगा राज्य। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये देखो लिबरलिज्म जो है, ये लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये निगेटिव लिबरलिज्म है। ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव लिबरलिज्म है, नकारात्मक उदारवाद। उदारवाद की भी दो विचारधाराएं हैं, उदारवाद की भी दो विचारधाराएं, दो आइडियोलॉजी है, दो ब्रांच है। तो जो स्टार्टिंग के लोग हैं, जिसे हम क्लासिकल लिबरलिज्म कह सकते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म कह सकते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, या एक और नाम दे सकते हैं निगेटिव लिबरलिज्म। कोई आपसे लिबरलिज्म के बारे में पूछे तो आप बता देना, सर
लिबर्टी में बिलीव करते हैं। ये कैसे राज्य की बात करते हैं? ये ऐसे राज्य की बात करते हैं जो कम से कम काम करे, मिनिमल स्टेट, ओनली पुलिस स्टेट। और ये राज्यों को क्या मानते हैं मालूम है? इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। ये बोलते हैं कि राज्य हमने पेन क्यों बनाया? लिखने के लिए, बस लिख गए हो गया। अब थोड़ी हम इसको साथ में लेके चलते रहेंगे हमेशा, हमें इसकी याद आएगी, हम इसके बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं। तो हमने अपने काम के लिए लिया है, ठीक है? ये जीने मरने का सवाल थोड़ी नहीं पेन। तो वैसे राज्य कोई जीने मरने वाली बात थोड़ी नहीं है कि जो राज्य कहेगा वही हम करेंगे। ये कहता है भाई राज्य किसके लिए है? स्टेट क्यों आया है? स्टेट एक मशीन की तरह है, हम उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, और हमने अपने इंटरेस्ट के लिए सबने मिलके, ठीक है? क्योंकि लॉ क्या बोल रहा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब चूंकि हमने हॉब्स पढ़ा है, लॉक नहीं पढ़ा है, तो लॉ यहां पे कहता है कि राज्य का निर्माण हमने सामाजिक समझौते से किया है, अपने फायदे के लिए किया है। तो राज्य सिर्फ क्या है? एक साधन है, एक मीन्स है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। कम से कम काम करो, कम से कम काम करो, बस। और व्यक्ति उसका साथ दे। व्यक्ति उसका साथ दे का मतलब क्या हो गया? व्यक्ति ही पूरी जो विचारधारा है, पूरी जो आइडियोलॉजी है, उसका जो फोकस है वो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो एंड्स है। और कोई भी व्यक्ति यार अपने विवेक होता है उसका, वो खुद से डिसीजन लेगा। राज्य कम से कम काम करना चाहिए, राज्य कम से कम काम करेगा, वो ज्यादा ही अच्छा है। और यही लिबरलिज्म का जो एक ब्रांच है, इसके कौन कौन से प्रोमिनेंट थिंकर है? जॉन लॉक, ये आप लिख सकते हैं। जॉन लॉक है, एडम स्मिथ है, जेरेमी बेंथम और हर्बर्ट स्पेंसर है। तो अभी मैंने ये क्या बात करते हैं, देखो ये पॉइंट आप एग्जाम में जरूर लिखना और अंडरलाइन करना। ये बोलते हैं एक मिनिमल स्टेट चाहिए बेटा, एक मिनिमल स्टेट चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये एक मिनिमल स्टेट चाहिए, कम से कम काम करे। तो ये बोलते हैं स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट इज अ नेसेसरी इविल, यह राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, स्टेट इज ए नेसेसरी इविल। तो ये आपको अंडरलाइन करके नोट्स इसका बनाना है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। ये क्या बोलता है? ये आइडियोलॉजी क्या बोलती है? निगेटिव वाली। देखो कोई पूछे लिबरलिज्म तो ये लिख देना, और कोई बोले लिबरलिज्म को डिटेल में बताओ तो निगेटिव लिबरलिज्म है। तो ये क्या बोलते हैं? इट शुड लीव द इंडिविजुअल अलोन, इट शुड लीव द इंडिविजुअल अलोन। मुझे लगता है आप सब लोगों को ठीक से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? रीडेबल है या नहीं है? यस और नो? ठीक है। इट शुड लीव द इंडिविजुअल अलोन, इसको बोलते हैं लेसेस फेयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब क्या होता है? अहस्तक्षेप। लेसेस फेयर मतलब होता है हस्तक्षेप, राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेसेस फेयर, हस्तक्षेप, राज्य को कम से कम काम करना चाहिए। इट इज ए क्या बोलते हैं? इट शुड लीव द इंडिविजुअल अलोन, लेसेस फेयर। सो क्या बोल रहा है? तुम कम से कम छोड़ दो, और उसके बाद वो बोल रहा है क्या? सो दैट ही मे हैव द बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। अगर आप उसको क्या करेंगे? अगर आप उसको कम से कम में छोड़ देंगे तो उसकी पर्सनैलिटी का ज्यादा डेवलपमेंट होगा। और तुम किसी के पीछे पड़े रहोगे ना, अरे पढ़, आप चुपचाप से देख रहे हैं ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये सो गया है। कुछ बच्चे माँ बाप ज्यादा नजर रखते हैं ना बच्चों पे, हाँ क्या कर रहा है, सो तो नहीं गया है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा काम मत करो भाई, वो विवेकशील व्यक्ति है
वो अपने फेवर में खुद ब खुद क्या करेगा, बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, ऐसा कहते हैं। अब यही तो है, देखो यही तो है कौन, एडम स्मिथ वगैरह, ये क्या बोलते हैं, जैसे मार्केट है, आप देखो थोड़ा प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझिए आप उसको। इसी थियरी को हम कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं कि जैसे मान लिया मार्केट है, अभी मार्केट में आलू है, प्याज है, टमाटर है। अब राज्य उसमें बोल रहा है आलू 2 किलो से ज्यादा नहीं 2 रुपए किलो से ज्यादा नहीं बेचना है। देखो राज्य, एक किसान है वो आलू उगा रहा है। भाई ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। यूपीएससी चाहता है कि जो आपको नॉलेज है वो प्रैक्टिकल में भी होनी चाहिए ना, इसको पढ़ने का फायदा क्या है। तो अब यहाँ पे हो गया ये कि एक किसान है वो आलू उगा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि तुम आलू 2 रुपए किलो बेचो मार्केट में। कौन बोल रहा है, राज्य बोल रहा है। भाई ये कौन सी बात हुई। अब वो आलू जो है, अब वो 20 रुपए किलो बेचेगा या 25 रुपए किलो बेचेगा या 30 रुपए किलो बेचेगा, ये तो व्यक्ति डिसाइड करेगा ना मार्केट के हिसाब से। राज्य डिसाइड करेगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। 2 रुपए किलो उसको तो नुकसान होगा, वो बोलेगा नहीं अब हम आलू नहीं उगाएंगे, राज्य मुझे बहुत परेशान करता है। इसीलिए मार्केट में कम इंटरफेरेंस करना चाहिए। प्याज के टमाटर के दाम क्या होंगे राज्य डिसाइड नहीं कर सकता है। अब यहां पे देखो, आप घर में मटन खाएंगे नहीं खाएंगे राज्य डिसाइड करेगा क्या आपको सुबह अंडा भुर्जी खानी है कि अंडा भुर्जी नहीं खानी है, राज्य डिसाइड कर रहा है। आप 2 शादियां करेंगे 5 शादियां करेंगे, राज्य डिसाइड करेगा। राज्य को तो डिसाइड नहीं करना चाहिए। आप 50 शादी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर यहीं पे राज्य की भूमिका आ जाती है। अभी देखो राज्य, आप किसके साथ शादी करेंगे ये राज्य डिसाइड नहीं करता है, लेकिन राज्य जहां पर डाइवोर्स की बात आती है, ठीक है, जहां पे प्रॉब्लम वाली बात आती है, वहीं पे स्टेट क्या करता है, इंटरफेरेंस कर देता है। तो हम आगे इस चीज को प्रैक्टिकल, चाहे इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देख लो, पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में देख लो। प्लास्टिक है, देखो प्लास्टिक है, आप पानी पी रहे हैं, कहीं गए बाहर, आपने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी, तो स्टेट क्या करेगा, आपको पनिशमेंट लगा देगा। अरे बोतल फेंकी, 10 रुपए लाओ, चलो ये आपने बोतल क्यों फेंकी। आप तो बोलेंगे अरे तुम्हारा काम तो सिर्फ पुलिस स्टेट है, तुम कैसे आ गए इधर। भाई आज स्टेट का स्कोप बढ़ गया है। स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वही बना के दे रहा है। बोलो, यूपीएससी का प्रोफेशन भी करा रहा है और आपको बोल भी रहा है क्या कि आप अपना हैंडीकैप्ड हैं तो आप हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट ला के आप आईएएस बन जाओ। भले वो नकली हो, चलेगा, कोई बात नहीं। समझ में आ गया। ये स्टेट का काम है वेरिफिकेशन करना। स्टेट करता है नहीं करता, स्टेट के ऊपर है। स्टेट ये मान के चलता है कि नहीं आपके अंदर विवेक है, आप गलत काम नहीं करेंगे, आपने सर्टिफिकेट बनाया तो अच्छा ही बनाया होगा। स्टेट तो ये मान के चलता है ना। स्टेट सब चीजों का वेरिफिकेशन नहीं कराता। स्टेट को जब डाउट होता है तब स्टेट वेरिफिकेशन कराता है। शायद मेरी बात आप समझे होंगे। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लिबरलिज्म की कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो लिबरलिज्म में देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया। लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी कैसे पढ़ते हैं, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या चाहता है, उदारवाद चाहता है। लिबरलिज्म कैसे आया ये भी बता दिया। लिबरलिज्म चाहता क्या ये भी बता दिया। लिबरलिज्म को कैसा स्टेट चाहिए, मिनिमल स्टेट चाहिए, ऐसा स्टेट चाहिए जो कम से कम काम करता हो। लिबरलिज्म को और क्या चाहिए, लिबरलिज्म को और क्या चाहिए, लिबरलिज्म क्या मान के चलता है, व्यक्ति के अंदर विवेक है। चलिए आगे देखते हैं। कम से कम अपना पॉसिबल जो है। अच्छा यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे मिल साहब आ गए। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, देखो अकॉर्डिंग टू जेएस मिल बेटा, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, स्टेट must perform only essential functions such as protection from foreign aggression, maintenance of internal peace, administration of justice। बोल रहे देखो, करेंसी मैनेजमेंट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन,
मिल बोल रहा है, मिल भी वही है। ये जो मिल वाले विचारक हमने देखे ना, अभी पढ़े थे, मिल भी यही बोल रहे हैं कि राज्य को कम से कम काम करना चाहिए, राज्य को ये काम करना चाहिए, बता दिया। अब आपको अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये बोल सकते हो राज्य जेएस मिल भी सपोर्टर है मिनिमल स्टेट का, जेएस मिल भी मिनिमल स्टेट का सपोर्टर है, सिंपल सी बात है। अब मिनिमल स्टेट में सब आ जाता है, ठीक है। हमने मिल की बात की, उसके बाद आप देखेंगे it has nothing to do with any activity of public welfare as it is a concern of the people themselves. अब देखिए, आप समझिए इस बात को ध्यान से कि जो राज्य है, जो स्टेट है, जो राज्य है, जो स्टेट है, आज कल्याणकारी राज्य का काम कर रहा है, वेलफेयर स्टेट का काम कर रहा है। इसके स्कोप देखो बढ़ गया है। पहले लिबरलिज्म का जो उदारवादी जो विचारधारा आपके सामने आई थी, लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आया था, तो लिबरलिज्म में क्या होगा, लिबरलिज्म में क्या होगा, व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाएगा। तो व्यक्ति को जब खुला छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, मे भी मिसयूज कर सकता है, वो मिसयूज कर सकता है। मतलब आप सोचो, स्टेट का काम सिर्फ पुलिस स्टेट हो गया। आप सोचो जरा, आपके लिए सड़कें कौन बनाए, आपके लिए स्ट्रीट लाइट कौन लगाए, आपके लिए ब्रिज कौन बनाए, बाढ़ आ जाएगी तो आपको बाहर कौन निकालेगा। अच्छा, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाएगा, कैसे पता चलेगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आधार कार्ड कौन बनवाएगा। अच्छा, आपको विदेश जाना हुआ तो पासपोर्ट कौन बनाएगा। तो स्टेट का काम मिनिमम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ये डिबेट का सब्जेक्ट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकल समझने में चीजें काम आई, ये आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करेगा। तो ऐसे में ही क्या हो गया, यहां पे लोग मिसयूज करने लगे। कैसे मिसयूज करने लगे, शॉर्ट में बताता हूं। कि मान लिया एक मजदूर है, ध्यान से सुनना। अब स्टेट का काम तो पुलिस स्टेट हो गया। अब एक मजदूर काम कर रहा है किसी के यहाँ, तो पता चला मजदूर जो काम कर रहा है वो 10 घंटे काम कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी चल रही है ना। मजदूर 18 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे सो रहा है। कैपिटलिस्ट लोग खूब पैसा बना रहे हैं क्योंकि राज्य, अब बताओ, वो 18 घंटे काम कर रहा है, मालिक उसको बहुत परेशान करता है। ये बात वो किसको बताए, क्योंकि स्टेट तो पुलिस स्टेट है ना। ये प्रॉब्लम्स आने लगी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी जहां पर ये फेस किया जाने लगा कि नहीं, हमको एक ऐसे स्टेट की जरूरत है जो हमारे लिए वेलफेयर का भी काम करे। तो यहीं से एक नई बात सामने निकल के आती है, वो भी लिबरल थियरी है, बट उसे हम बोलते हैं न्यू लिबरल थियरी। मतलब वही पुरानी बात फिर से नए रूप में निकल के आ गई। शायद आप मेरी बात समझ पाए होंगे। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, लिबरल थियरी क्या है और न्यू लिबरल स्टेट क्या है, ये मैंने आपको। अच्छा, अब यहां पे जो लिबरल स्टेट है, न्यू लिबरल स्टेट है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं।
पहले शॉर्ट में समझा देता हूं, फिर इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो जरा सुनो, क्या हुआ कि जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, जब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, किस चीज का कॉन्सेप्ट आया? नॉन इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आया। हमारे पास अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का कॉन्सेप्ट आया। उसमें बुराइयां आई, किसमें? निगेटिव लिबरलिज्म में। तो निगेटिव लिबरलिज्म के कारण अब ये जरूरत आई, बहुत सारे लोगों ने निगेटिव लिबरलिज्म को क्या किया? रिफ्यूट किया, उसका खंडन किया, उसकी बुराई की और कहा कि लिबरलिज्म को नए कॉन्सेप्ट में आना चाहिए। मतलब जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, जो सकारात्मक उदारवाद है, वो ये कहता है, जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, जो सकारात्मक उदारवाद है, वो ये कहता है कि राज्य एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, यह एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपको नोट करना चाहिए कि जो सकारात्मक उदारवाद है, जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, वो ये कहता है, ये बताता है कि जो राज्य है अब एक नए तरीके से आपके सामने आना चाहिए, राज्य की भूमिका बढ़नी चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए। पहली बार इसको कम करने की बात कर, देखो वो मिनिमल स्टेट की बात कर रहे हैं, मिनिमम राज्य की बात कर रहे हैं, और ये मैक्सिमम स्टेट की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये मैक्सिमम स्टेट की बात करें कि नहीं, राज्य का स्कोप बढ़ा दो। और फिर राज्य क्या करता है? जब राज्य का काम आ जाता है वेलफेयर करना। बस समझ लो, राज्य का काम आता है वेलफेयर। मिल है, मिल क्या बोलते हैं? मिल जो है वो उन्होंने किताब लिखी, मिल ने, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो आपको लिखनी चाहिए, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस बुक में अब देखो, आपको यह समझना चाहिए कि राज्य का काम सिर्फ पुलिस स्टेट है। यहां पे मिल ये बोल रहा है कि देखो ऐसा है, राज्य टैक्स लगा सकता है, राज्य टैक्स इंपोज कर सकता है। तो इसलिए तो आज आप टैक्स देते हैं ना, आपका इनकम टैक्स जाता है, डिफरेंट टैक्स जाते हैं। फिर टैक्स से क्या होता है? टैक्स से सड़कें बनती हैं, फिर एयरपोर्ट भी बनते हैं। अभी अलग बात है, कभी कभी उससे पानी भी आ जाता है, छतें भी गिर जाती हैं, वो एक अलग बात है। अदरवाइज सरकार तो पूरा प्रयास करती है, सरकार पुल बना देती है, वो एक अलग बात है, गिर जाते हैं। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा कभी भी। ये मैं बीच में जोक कर देता हूँ, लेकिन ये आप कभी भी ध्यान रखना है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कभी भी आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते। ये हमेशा रिस्ट्रिक्शंस, जोक और ये सब क्रिटिसिज्म वगैरह नहीं कर सकते। ये अलग बात है, लेक्चर में आपको बता देता हूँ, बट इस चीज का ध्यान रखना है। ये प्रोहिबिटेड है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो मिल है, मिल ने जो है टैक्स लगाने की बात की, और ताकि टैक्स से क्या होगा, लेबर के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। तो मिल सपोर्ट करता है, देखो मिल सपोर्ट करता है। और यही मिल भाई साहब हैं जो पहले क्या बात कर रहे थे, मिनिमल स्टेट की बात कर रहे थे। यही भाई साहब बाद में चेंज हो गए, बोल रहे नहीं यार ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखो एक व्यक्ति जिनका नाम है टी.एच. ग्रीन। क्या नाम है? टी.एच. ग्रीन। यहाँ पे लिख देता हूँ जरा, टी.एच. ग्रीन, ठीक है। इनका नाम हमेशा ध्यान रखना, टी.एच. ग्रीन। तो ये जो व्यक्ति हैं, इनके साथ सबसे खास बात क्या है? इनके साथ सबसे खास बात है, ये भी राज्य को क्या बोल रहे हैं? राज्य को बोल रहे हैं कि देखो ऐसा है, राज्य एक वेलफेयर स्टेट के रूप में आना चाहिए। मतलब सपोर्ट कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट के, जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
और वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को मान रहा है। ऐसे बहुत सारे थिंकर हैं जो राज्य को ये बोल रहे हैं कि देखो राज्य क्या करेगा, एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा करेगा जिसमें मेंटल डेवलपमेंट, आपके कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो सके और राज्य अच्छे से रह सके, एक अच्छा जीवन जी सके। तो मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो जहां पे मैंने लिबरलिज्म की बात की, देखो जहां पे मैंने लिबरलिज्म की बात की, ठीक है, तो लिबरलिज्म के फादर कौन है बेटा? जॉन लॉक। कल मैंने आपको पढ़ाया था, जॉन लॉक उसके फादर है, पिता है उसके। जॉन लॉक ने बात की थी लिबरलिज्म की। और लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी किसकी बात करता है? लिबर्टी की बात करता है। लिबर्टी को ज्यादा फोकस करता है, स्वतंत्रता को ज्यादा फोकस करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि पहले जो लिबरलिज्म था वो कैसा था? क्लासिकल लिबरलिज्म था, परंपरागत उदारवाद। परंपरागत उदारवाद को हम निगेटिव लिबरलिज्म भी कह सकते हैं, नकारात्मक उदारवाद भी कह सकते हैं। फिर आगे क्या निकल के आया? पॉजिटिव लिबरलिज्म निकल के आया। आगे क्या ये क्या हो गया? निगेटिव लिबरलिज्म। फिर क्या है? पॉजिटिव लिबरलिज्म आया। तो पॉजिटिव लिबरलिज्म का मतलब क्या हो गया? वेलफेयर स्टेट हो गया, कल्याणकारी राज्य हो गया। बहुत सारे लोग तो कह सकते हैं कि आज आप देखेंगे वही कहते हैं कल्याणकारी राज्य नहीं होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट नहीं होना चाहिए। अब देखो हर जगह अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अभी महाराष्ट्र में एक योजना आई है, कुछ योजना आई है, माझी लाड़की बहन, ऐसे कुछ योजना आई है। देखो तो मतलब हमारी सरकार बोल रही है कि हर महिलाओं को हम, जिनकी इनकम कुछ क्राइटेरिया है जिसमें हम कुछ रुपए देंगे हर महीने। अभी अलग बात है, चुनाव से पहले आई है ये, इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा के, तो महिलाओं को पैसे उनके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। ये वेलफेयर स्टेट का काम है कि महिलाओं के लिए जिनकी कम इनकम है उनको पैसे दिए जाए। ये वेलफेयर हो गया, कल्याण, कि महिलाएं अपने खर्च के लिए करेंगी, ये वेलफेयर स्टेट हो गया। भाई साहब स्विट्जरलैंड जैसे देश में सरकार पैसा देती है तो लोग लेते नहीं है। स्विट्जरलैंड जैसे देश में सरकार पैसा देती लोगों को, लोग लेते ही नहीं है। अभी जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल 200 रुपए सब्सिडी आती है, मान लिया 200 रुपए सिलेंडर की सब्सिडी आती है। अभी अंबानी है, अंबानी को क्या लेना देना यार कि 200 की सब्सिडी अकाउंट में आई है कि नहीं आई है? उनको क्या लेना देना है उससे? आप बताओ। उनकी इतनी इनकम है कि उनको क्या करना 200 रुपए की। तो कहने का मतलब है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां ज्यादा लागू होता है? जहां गरीबी है। तो ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट लागू कहां होगा ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। कौन से देश में लागू होगा? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो हमारे लिए तो यही कॉन्सेप्ट लागू है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं साहब वो पहले वाला खुला छोड़ दो, ठीक है, वो भी तो हम नहीं कर सकते ना। देखो निगेटिव लिबरलिज्म के लोग क्या बोलते हैं? स्टेट क्या है? एक नेसेसरी इविल है, नेसेसिटी है। मैंने लिखा है था आपको, नेसेसरी इविल है। और पॉजिटिव लिबरलिज्म के लोग क्या बोलते हैं? नहीं, ये वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है। यही अंतर है। तो अब सवाल यहाँ पे, कुछ लोग नहीं मानते कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, नहीं मानते, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, भले ही ये स्टेट के स्कोप को बढ़ा देता है, लेकिन उनका जो मेन लिबर्टी वाली जो बात है, जो स्वतंत्रता वाली बात है, वो तो उस पर तो कायम रहते हैं। राज्य का स्कोप बढ़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लिबर्टी चली जाएगी, वो तो उनका मेन फंडामेंटल है भाई। वो बोलते हैं ठीक है स्टेट को ज्यादा काम करने दो, लेकिन स्टेट एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होगी उसके पास, एब्सोल्यूट पावर होगी, ऐसा नहीं चलने वाला है। वो तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ठीक है सर।
ये मैंने आपको क्या समझाया? ये मैंने अभी आपको लिबरलिज्म के बारे में समझाया कि राज्य का लिबरलिज्म का क्या सिद्धांत है, ये मैंने आपको समझाया। थोड़ा यहाँ से भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें और बताई गई, फिर हम आगे जो है अगला देखते हैं। चलिए, तो हम यहां पे बात कर रहे थे कि अब देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको लिखने के लिए। अब जैसे एक व्यक्ति हर्बर्ट स्पेंसर है, ये हर्बर्ट स्पेंसर जो है एक ऐसा व्यक्ति है, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बता दूं, ये देखिए ये बात की गई है किसकी, पुलिस स्टेट की बात की गई है। पुलिस स्टेट जो मैं बता चुका हूँ, पुलिस स्टेट का डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया, पुलिस स्टेट क्या होता है, ठीक है। एक व्यक्ति है हर्बर्ट स्पेंसर है, ये हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं क्या कल्याणकारी योजनाएं, क्या ये सब गरीबों को सब करते रहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर तो ये कहता है कि ये जो भिखारी लोग वगैरह है ना, को बोरे में बांध के समुद्र में फेंक दो, सफाई हो जाएगी, एक बार अच्छे से मेंटेनेंस हो जाएगा पूरा, गरीब लोग नहीं रहने चाहिए। तो अपने अपना विचार है, अपने अपने आइडियोलॉजी है, ठीक है। बट यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर कहता है, हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहता है, सेज दैट एवरी लॉ इज अ सिन, हर कानून क्या है, पाप है। एंड सो द स्टेट मस्ट मेक अ फ्यू लॉज एज आर वेरी नेसेसरी, राज्य को क्या करना चाहिए, कुछ कानून बनाने चाहिए जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। भाई देखो, एक भाई साहब है, रॉबर्ट नॉजिक है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये भाई साहब है रॉबर्ट नॉजिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लिखना चाहिए, रॉबर्ट नॉजिक गोज टू द एक्सटेंट ऑफ द ट्रीटिंग स्टेट एज ए नाइट वॉचमैन, ठीक है। पहले के वाले लोग क्या बोल रहे थे, पहले वाले लोग बोल रहे थे कि राज्य को पुलिस स्टेट होना चाहिए, तो पुलिस स्टेट के पास तो पावर होती ना। नॉजिक क्या बोल रहे हैं, नॉजिक बोल रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, स्टेट का स्कोप बढ़ा दो आप, लेकिन स्टेट कैसे काम करेगा, नाइट वॉचमैन की तरह काम करेगा। अभी देखो आप सोसाइटी में रहते हैं, आप जब सोसाइटी में रहते हैं तो वॉचमैन रहता है, वॉचमैन का काम क्या होता है, आप सोचो वॉचमैन का काम क्या होता है, सिर्फ सोसाइटी को देखना। ऐसा तो है नहीं वॉचमैन आपको ऑर्डर देगा कहा भैया, तो आप जाएं बोले यस सर बताइए क्या हुआ। वॉचमैन का काम क्या है, बोलो वॉचमैन क्या काम करता है, राज्य की इतनी भूमिका होनी चाहिए। रॉबर्ट नॉजिक बोलता है, रॉबर्ट नॉजिक गोज टू द एक्सटेंट ऑफ ट्रीटिंग स्टेट एज ए नाइट वॉचमैन। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए हम थोड़ा मुझसे रुका नहीं जा रहा है, तो हम एक न्यू लिबरल थियरी भी पढ़ लेते हैं। तो हमने आपको अभी तक क्या समझाया, लिबरल थियरी है क्लासिकल लिबरल, नेगेटिव हो गया वो, पॉजिटिव लिबरल हो गया, वो क्या हो गया, वेलफेयर स्टेट वाली बात आ गई वहां पे। मतलब जो पॉजिटिव लिबरलिज्म की ब्रांच है वो वेलफेयर स्टेट को फॉरवर्ड करती है, उसको मानती है या उसका समर्थन करती है। थोड़ा समझा देता हूं आपको फिर से एक बार समझ लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। ठीक है, लिबरलिज्म क्या है, आप बोलते हैं मैं लिबरल थिंकर हूं, मैं तो लिबरल हूं भाई, ऐसे बोलते हैं ना कभी, मैं तो बहुत लिबरल हूं यार, ओपन माइंडेड हूं मैं। क्या आपने उस लिबरल का मतलब समझा है? अभी कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं, हर बात में रिजिड होते हैं। तो जो रिजिड होता है ना लाइफ में, रिजिड वो ज्यादा चलता नहीं है, जो फ्लेक्सिबल होता है बहुत चलता है। जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है हर जगह। तो ये लिबरल
जो कॉन्सेप्ट आया इसमें क्या आया, पहले जॉन लॉक लेके आए निगेटिव लिबरलिज्म। निगेटिव लिबरलिज्म का मतलब क्या हो गया, राज्य कम काम करेगा, बिनिवल स्टेट हो गया, है ना, बिनिवल स्टेट कम राज्य करेगा, कम काम करेगा। फिर क्या हुआ, इसकी वीकनेसेस आई, इसकी कमियां आई। इसकी कमियों के बाद फिर क्या आया, बोलो, इसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं। फिर क्या आया, क्या आया, पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है, पॉजिटिव लिबरलिज्म, सकारात्मक उदारवाद। बट ये उदारवाद तो है ही ना, दो ब्रांचेस हो गई। फिर इसमें क्या आया, इसमें क्या आया, इसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। अब भाई कोई भी कॉन्सेप्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिना कमियों के हो, कमियां तो होती ही होती हैं। तो जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट्स में जो कमियां दिखी, फिर क्या है आगे, फिर आगे क्या है, उसी को तो हम बोलते हैं न्यू लिबरल, न्यू लिबरल। ठीक है, अब देखो यहीं पे इसी के लिए मैंने सारी चीज, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये जो न्यू लिबरलिज्म, ये जो कह सकते हैं, क्या बताए, निगेटिव लिबरलिज्म जो स्टार्टिंग में आया था, नकारात्मक उदारवाद, यही 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 लौट के वापस आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि जैसे मान लिया आप डिटोल साबुन खरीदते हैं, तो आप डिटोल साबुन खरीदते हैं तो उसका क्या हो जाता है, बाहर का कवर चेंज हो जाता है, लेकिन रहता तो वो लाइफबॉय है ना जो आप खरीदते हैं, कवर चेंज हो जाता है खाली। तो वैसे ही मैं फिर से समझाना चाहता हूँ, यही जो विचारधारा है, यही विचारधारा एक नए फॉर्म में आ गई, दोबारा से रिपीट होके आई, दोबारा से रिपीट होके आई, और जो दोबारा से रिपीट होके आई उसे हम कहते हैं, देखिए, न्यू लिबरल। तो यहां पे इसको समझाने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि आपको इस चीज को मैं समझा सकूं, ताकि आप इसको ठीक से लिख सकते हैं। चलिए, देखो, द लाइन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है, पहले अब मैं यही समझा देता हूं आपको, तब उसको पढ़ूंगा। आपको याद है, प्रैक्टिकल बता रहा, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग क्या लगेगा, स्टेट हो गया, जो राज्य हो गया, क्या आपको याद है कि राज्य वेलफेयर स्टेट का काम, जो वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट का काम राज्य करता था, बहुत ज्यादा काम करता था, गरीबी हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, सब काम राज्य करता था। राज्य चाहे तो राज्य सब्जी भी बेचता है, सब्जी भी क्या, अंडे भी बेचेगा राज्य को जरूरत पड़ी तो। लेकिन आपको पता होगा 1991 में क्या आया, एलपीजी मॉडल आया, क्या आपको याद है ये? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में। पहले क्या था, पहले राज्य की भूमिका ज्यादा थी। देखो वही, देखो आप समझो इस बात को, प्रैक्टिकल, पहले राज्य की भूमिका ज्यादा थी। क्या राज्य ट्रेन चलाता है, आज भी चलाता है राज्य बसें चलाता है, आज भी चलाता है बसें, राज्य फ्लाइट उड़ाता है, आज भी उड़ाता है, राज्य सब कुछ तो करता है, राज्य बैंक भी चलाता है, स्टेट तो बल्कि गेहूं चावल भी बेचता है। राशन की दुकान पे क्या होता है, पहले, अभी आज तो नहीं पता आप लोग जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, पहले राशन की दुकान पे तो छोटे पे गए होंगे आप,
चीनी चावल लेने के लिए, ठीक है। और आज भी जाते हैं, लेकिन आज वो लोग जाते हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो गरीब हैं। अभी राशन की दुकान पे जाने का मतलब आप गरीब हैं, कुल मिला के ये कुछ टाइम लग गया है, आप राशन की लाइन में खड़े हैं, मतलब सोच लो आप। तो 1991 के बाद क्या हुआ? 1991 के बाद एलपीजी मॉडल आया। तो एलपीजी मॉडल क्यों आया? बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी आई। कौन सी आइडियोलॉजी आई? राज्य का नव उदारवादी सिद्धांत, न्यू लिबरल थियरी ऑफ स्टेट। ये तो आपके सिलेबस में है ना भाई, यही तो आपके सिलेबस में है, न्यू लिबरल थियरी ऑफ स्टेट, राज्य का नव उदारवादी सिद्धांत। नव उदारवादी सिद्धांत क्यों आया बेटा? बिकॉज ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है फिर से लौट के आया, परिस्थितियां बदल गई। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो आपको पता है, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले क्या रहते थे? पहले आप भारत में रहते थे। ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन में पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई, पूरी दुनिया। अगर आपको लगता है यूएस में जाके जॉब करना है, करो। आपको लगता है न्यूजीलैंड में जॉब करना है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है, जाके पढ़ो। पूरी दुनिया जुड़ गई, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई। ये तो ग्लोबलाइजेशन है। पूरी दुनिया का कल्चर एक दूसरे से मिल रहा है अभी। पूरे दुनिया के सामान आपको कहीं भी मिल रहा है। आज आपको लगता है कि नहीं साहब, आज हमें कीवी खानी है, कीवी, तो कीवी न्यूजीलैंड से आती है, आप खा सकते हैं, आपको इंडिया मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो इंटरनेशनल है। मैकडी है, मैकडी आपको पूरी दुनिया में मिलेगी। मैकडोनल्ड मिलता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन फिर से लौट के आ रहा है। देखो वही सब चीजें जो पहले बात की गई थी, वही सब चीजें, इसे हम कहते हैं न्यू लिबरल थियरी। देखो आप जरा, जो लिबरल थियरी है, जो लिबरल थियरी है तो सॉरी, तो जो न्यू लिबरल थियरी है उससे अक्सर बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको अच्छे से समझ गए एक बार आप, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। कौन सी थियरी है? न्यू लिबरल थियरी। न्यू लिबरल थियरी, ठीक है, हम इसको पढ़ रहे हैं, न्यू लिबरल थियरी, हम इसको पढ़ रहे हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? नव उदारवादी सिद्धांत। कोई आपसे पूछे ये क्या है? अरे सर, वो क्लासिकल लिबरलिज्म आया था ना पहले, जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई थी, जिसमें पुलिस स्टेट की बात की गई थी, स्टेट मिनिमल स्टेट है वो बात की गई थी। सर वही तो है ये, बट ये लेटेस्ट एडिशन में आया है, लेटेस्ट एडिशन में आया है। इसमें बात वही है, बट थोड़ा सा उसने अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। ये किसको सपोर्ट करता है? ये एलपीजी मॉडल को सपोर्ट करता है, ठीक है, एलपीजी मॉडल को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि राज्य का नव उदारवादी जो सिद्धांत है, आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म। क्यों? बिकॉज उसके जो परिणाम आ रहे थे, उसके जो इम्पैक्ट आ रहे थे, इसके जो परिणाम, उसके जो इम्पैक्ट आ रहे थे, इसके कारण लोग ग्लोबलाइजेशन में भरोसा कर रहे थे, कैपिटलिज्म में भरोसा कर रहे थे, उसका प्रभाव बढ़ रहा था, एलपीजी मॉडल का इम्पैक्ट हो रहा था पूरी दुनिया में, तो ये फिर से आ गया। मीन्स ये क्या आया? रिपीटेशन हुआ, किसका?
निगेटिव लिबरलिज्म का, नकारात्मक उदारवाद। पहले राज्य क्या कर रहा था? सब काम कर रहा था। अच्छा, तुम्हारे पास तुम्हारे मतलब कोई व्यक्ति है, उसके पास जॉब नहीं है, सरकार बोलता है चलो तुमको जॉब लगाते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं, चलो तुमको लैपटॉप भी देते हैं। अच्छा, तुम्हारी लड़की की शादी नहीं हुई, चलो हम शादी भी करा देते हैं। अच्छा, बच्चा हो गया, चलो ठीक है, प्रेग्नेंट हो गया, चलो 6,000 रुपये भी देते हैं आपको। बच्चे को वैक्सीन लगाने का भी काम स्टेट करिए। तो बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल, सरकारी स्कूल भी है उसके लिए। खाना, दिन का खाना भी फ्री मिलेगा उधर। राज्य कितना सरदर्द लेगा अपने ऊपर, देखो ना। राज्य सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा तो कैसे चलेगा, कैसे होगा? और आज आप सोचो, मैं आपको बताना, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि वेलफेयर स्टेट बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार, गवर्नमेंट है, अगर गरीबी वास्तव में समाप्त करना चाहती है तो ऐसी योजनाएं न लाके किसी लड़की को फ्री में एजुकेशन दी जाए। आप इतनी योजनाएं निकालने का क्या मतलब है कि आप 1500 दे रहे हैं? अरे उसको एजुकेशन फ्री कर दो, उसका एजुकेशन फ्री हो जाएगा, कल पढ़ लिख जाएगी तो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी। तुम पैसे भी दोगे तो भी नहीं लेगी वो। घर में भी उसकी रिस्पेक्ट होगी, हाँ भाई लड़की मेरी कमाती है। मैं जो कहना चाहता हूं समझिए इस बात को, ठीक है? हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, अपने आंसर को देख रहे हैं, बट चूंकि पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि राज्य का स्कोप बहुत बढ़ गया था। और आज भी आप देखो, आज भी स्टेट वही काम करने की कोशिश कर रहा है। वो लिमिटेशन लग गए अलग बात है। पॉइंट समझिए, राज्य का नव उदारवादी सिद्धांत, न्यू लिबरल थियरी ऑफ स्टेट। स्पेलिंग ध्यान रखना, न्यू है, न्यू मत लिख देना, गलत हो जाएगा ये, गलत हो जाएगा ये, ध्यान रखना। तो जो नव उदारवादी सिद्धांत है वो ये कहता है कि राज्य को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो एलपीजी मॉडल को सपोर्ट करता है। और वह कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, पूंजीवाद को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि राज्य का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, स्टेट का लेसेस फेयर होना चाहिए। और वो कहता है कि स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए। हम क्या करते हैं, चीजों को बाहर से मंगाते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। ये सब छोड़ दो, फ्री छोड़ दो उनको। मतलब न्यू लिबरल थियरी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। वो निजीकरण को बढ़ावा देता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये पूरे दुनिया के जो इकोनॉमीज है वो एक साथ मिल जाएं, ऐसी बात करता है। मतलब कुल मिला के अगर हम इसको क्रिटिसिज्म करें तो फिर से राज्य के जो पावर्स हैं उनको लिमिटेड करने की बात कर रहा है, फिर से राज्य को लिमिटेशन इंपोज कर रहा है, और ये अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है वेलफेयर फंक्शन ऑफ द स्टेट। अब सोचो, न्यू लिबरल स्टेट कहाँ है? जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है वहां पे हैं, आज भी ऐसी सरकारें हैं। भारत में आज आप देखेंगे कि भारत के बारे में कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो भारत में क्या है? भारत में आज वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज हम ज्यादा से ज्यादा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा जा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। इतने हो चुके हैं कि अब रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट करने में जाएंगे तो वहां भी पैसे मांगेगा आपसे, खिलाओ, टॉयलेट किए 5 रुपए निकालो। आप सोचिए, जहां पे लोगों को टॉयलेट के लिए भी पैसे लगते हैं, और उसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कल्याणकारी राज्य। कैसा कल्याण है भाई ये? मुझे तो नहीं समझ में आता ये कल्याण है। वो गरीब आदमी बेचारा कहां से 5 रुपए लाएगा?
कुल मिला के मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि कितना भी हम क्रिटिसिज्म कर लें, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इसका महत्व है। बहुत सारे देश आज इसी पैटर्न पर चल रहे हैं और कोई भी ग्लोबलाइजेशन के इस कॉन्टेक्स्ट में आज जो है न्यू लिबरलिज्म को इग्नोर नहीं कर सकता है। यहीं पे मैं इसको एंड करता हूँ। न्यू लिबरलिज्म क्या है, उसके एग्जाम्पल, ये क्या सपोर्ट करता है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये कैसे स्टेट की बात करता है। ये देखो, लिबर्टी की बात कर ही रहे हैं। लिबरलिज्म में कभी भी एक चीज को मत छोड़ना, लिबर्टी वो तो उसका मेन फंडा है, लेकिन राज्य कैसे काम करेगा। तो न्यू लिबरलिज्म में कैसे राज्य काम करेगा। राज्य को, व्यक्ति को आप क्या करेंगे, यहां पे राज्य का जो स्कोप है उसको कम कर दिया जाएगा, व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी, व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, स्वतंत्र होकर काम करेगा, नियम कानून और इनके तहत नहीं बंधेगा। यह है राज्य का नव उदारवादी सिद्धांत। चलिए अब हम थोड़ा इससे देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा यहां पे देखते हैं क्या क्या लिखा है। चलिए अब यहां से देखते हैं। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, रॉबर्ट नॉजिक ने क्या बोला है, नाइट वॉचमैन। The line of classical liberalism faded after the First World War. तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, फेडेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है ये कमजोर होना स्टार्ट हो गया। ये क्लासिकल लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो है चला। अ होस्ट ऑफ मॉडर्न और पॉजिटिव लिबरलिज्म, देखिए मॉडर्न और पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात किसने की है। सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य, उसकी बात किसने की है, J.M. कीन्स ने की है। कीन्स ने बात की, ये अर्थशास्त्री है। उसके बाद आप देखें H.J. लास्की ने बात की, इंग्लैंड के हैं, आपको शायद दिख रहा होगा ठीक से स्पेलिंग वगैरह, लास्की, H.J. लास्की, ठीक है, कीन्स, ध्यान रखिएगा। और यहां पे कौन है, R.M. मैकाइवर। चलिए, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिगार्डेड स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, स्टेट क्या है, स्टेट इन्होंने जो है स्टेट को एजेंसी बताया, रिगार्डेड स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ पब्लिक वेलफेयर, एक कल्याणकारी राज्य की एजेंसी है, ये उन्होंने बताया। और इन्होंने क्या बात की कि जो राज्य का स्कोप होना चाहिए, राज्य का जो स्कोप होना चाहिए उसको एक्सपेंड होना चाहिए, उसको विस्तार देना चाहिए राज्य के स्कोप को, किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, और इन्होंने, मैं ये बात तो पहले से कर ही चुका हूं आपको, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ब्रिटेन जो है होम ऑफ द वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, कल्याणकारी राज्य की कॉन्सेप्ट्स को इन्होंने माना। मैकाइवर ने फोकस किया कि प्रोटेक्शन ऑफ द वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग वाज द फंक्शन ऑफ मॉडर्न स्टेट। आधुनिक राज्य का क्या काम होना चाहिए, आधुनिक राज्य का काम होना चाहिए कि वो कमजोरों को जो है, कमजोरों की सहायता करे शक्तिशालियों के विरुद्ध। The idea of the welfare state become popular more and more
as a result of which it could be seen as a fine alternative to a communist state formed in Russia by Lenin. ठीक है, अच्छी जानकारी आपको मिल रही है। कहीं ना कहीं चीजें देखो इंटर रिलेटेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ोगे, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, विश्व इतिहास पढ़ोगे जीएस फर्स्ट पेपर में, तो कहीं ना कहीं वहां भी आपको ये सब कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। आपका नॉलेज कहीं ना कहीं जो है वो काम में आपको आने वाला है। ठीक है, तो यहां पे द आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट बिकम मोर पॉपुलर एज ए रिजल्ट ऑफ विच कुड बी सीन इन फाइन अल्टरनेटिव टू कम्युनिस्ट स्टेट। कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब क्या होता है? साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य कौन है? रशिया। साम्यवादी राज्य किसने बनाया? लेनिन। ये इसने क्या कौन से कॉन्सेप्ट्स को लोकप्रिय बनाया? वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये जो मॉडल है ये बेसिकली उदारवादी, बट इट हैड द मिक्सचर ऑफ कंटेंट ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, तो ये समाजवाद की विचारधारा है, वो हम आगे देखेंगे, समझेंगे। इस समाजवाद की आइडियोलॉजी में हमें सोशलिज्म भी पढ़ना है। तो कुल मिला के जो है आप देखेंगे कि वहां जो विचारधारा बनाई गई वो था मिक्सचर ऑफ कंटेंट ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म और लिबरलिज्म। तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब जैसे समाजवाद है, अब समाजवाद है तो समाजवाद लाना है तो कैसे लाएंगे? एक तो जबरदस्ती लाएंगे और एक डेमोक्रेसी के तरीके से समाजवाद लाएंगे। तो डेमोक्रेसी के तरीके से, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब इसमें लिबर्टी को भी ध्यान में दिया जा रहा है, स्वतंत्रता को भी ध्यान में दिया जा रहा है, और साथ साथ में सोशलिज्म को भी ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए तो इसका नाम हो गया ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। द लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ द 19th century become a liberal democratic socialist state in the 20th century after the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की सिचुएशन क्या थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन क्या हुई? देखिए, द न्यू लिबरल स्टेट एज ए प्रेफर्ड बाय, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, 6 पॉइंट छूट गए हैं। यहां पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्या? इनका नाम है, वो है F.A. हेयक। नाम आप नोट कर सकते हैं, F.A. हेयक, F.A. हेयक और C.B. मैकफर्सन। F.A. हेयक और C.B. मैकफर्सन, F.A. हेयक और C.B. मैकफर्सन, ये दो नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। Become the source of inspiration, become the source of inspiration. Liberalism now took a new turn, and in its modified form came to known as by many names as New Right, a New Conservatism, New Individualism and New Liberalism. तो इसके डिफरेंट नाम से इसको जाना गया, डिफरेंट नाम से इसको जाना गया। तो न्यू लिबरल स्टेट किसने प्रेफर किया? प्राइम मिनिस्टर थैचर ऑफ ब्रिटेन एंड प्रेसिडेंट रीगन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एम्स एट curtailing its public welfare function। ठीक है, देखो आप, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक बार मैं नोट्स आपको शेयर भी करूंगा, तो स्टेटमेंट्स वगैरह देख लेना। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। वैसे आप इतना जो मैंने बताया इतना लिखेंगे काफी है, क्योंकि मैंने देखा एक क्वेश्चन आता है और 150 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है, तो आप इतने में लिख पाएंगे अच्छे से।
द मॉडल ऑफ अ लिबरल और न्यू लिबरल स्टेट इज एप्रिशिएटेड, ठीक है, फॉर डिफाइनिंग द रोल ऑफ स्टेट इन अ वे एंड टू एन एक्सटेंड दैट एसेंशियल लिबर्टीज ऑफ द पीपल रिमेन वेल प्रोटेक्टेड। वो कहता है ठीक है, इसमें इस कॉन्सेप्ट में फिर से वो लिबर्टी को फोकस करने की बात करता है और वो बोल रहा है कि वेलफेयर स्टेट में कर्टेल द स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। वो कहता है कि जो जो ये क्या बोलते हैं वेलफेयर स्टेट आता है, जिसमें क्या होता है, लोगों की जो व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है वो कर्टेल होती है, वो कम होती है। इन द नेम ऑफ पब्लिक गुड, इन द नेम ऑफ पब्लिक गुड कैसे, कि मान लिया आप जो है आपने एक साल के 10 लाख कमाए, अब 10 लाख आपने कमाए, आपने मेहनत की और आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया। अब भाई कमा आप रहे हैं, इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं, सरकार को भर रहे हैं, सरकार ने इनकम टैक्स आपसे ले लिया और गरीबों में बांट दिया। बोलो क्या लगता है आपको? आपको इनकम टैक्स दे रहे हैं, पता चला दिल्ली की सड़कों पे सब जगह की सड़कें जो है डूब रही पानी में, तो आपका टैक्स देने का क्या मतलब रहा, क्या पर्पज रहा? ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो उठाए जाते हैं जिनको समझना जरूरी है। ये हम सिर्फ किताबों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, जिसको आप जितना समझने की कोशिश करेंगे, ये सब आइडियोलॉजी विचारधाराएं हैं, इनका एक अपना इंपॉर्टेंस है। जब आप इनको ठीक से समझ पाएंगे तो ही आप ठीक से बात कर पाएंगे। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तो आप ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे, तो रट्टा मारने जैसे हो जाएगा और उससे कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, अब सवाल ये है कि मैंने आपको यहाँ पे वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया और यहाँ पे आप देखेंगे लिबरल स्टेट जो होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे समझाया। उसके बाद अब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे मार्क्सिस्ट स्टेट की बात, मार्क्सवादी स्टेट की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आपके सिलेबस में 2 टॉपिक दिए, कौन से? लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, ओके। दूसरा क्या दिया था? न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। तीसरा क्या दिया है? मार्क्सिस्ट स्टेट। तो हम इसको समझते हैं, मार्क्सवादी राज्य। ये कार्ल मार्क्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के बारे में तो आपको एज ए थिंकर आपने पढ़ा ही होगा और पढ़ना भी है आपको इनको, इनके बिना काम चलता नहीं है। कि हमारे जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको निबंध में आपको लिखने में काम आएगा कार्ल मार्क्स। देखो मार्क्स पे तो बहुत सारे लेक्चर्स दिया जा सकता है, मार्क्स में बहुत सारी चीजें बताई जा सकती है आपको, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में ही फिनिश करूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ स्टेट। थ्योरी ऑफ स्टेट में राज्य के सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत में राज्य का सिद्धांत किसने दिया? मार्क्स ने दिया है। मार्क्स क्या कहता है, पहले हम वो बात करते हैं। अगर हम पूछें, काल से पूछें, हॉब्स से पूछते हैं कि हॉब्स भैया ये बताओ, तुम इतने पढ़े लिखे इंसान हो, ये राज्य आया कहां से? तो हॉब्स भैया एक आंसर देंगे, देखो भाई साहब ऐसा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। ये तो बता देंगे सामाजिक समझौते के सिद्धांत बता देंगे कि भाई सामाजिक, पहले राज्य था नहीं, बाद में लोग ऐसे ऐसे रहते थे, बाद में लोग डर गए और लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और सामाजिक समझौते से राज्य आ गया। ये मैंने आपको पढ़ा है, ये हॉब्स बताते हैं। तो
तो यहाँ पे कहने का मतलब हर आदमी का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। तो हम मार्क्स से पूछते हैं, मार्क्स भाई साहब आप बता दो। ये हॉब्स से पूछा, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं, आप मुझे बताओ स्टेट कहाँ से आया। ये बोलते भाई देखो ऐसा है, स्टेट, ये बोल रहे हैं स्टेट जो है एक नेचुरल, देखो आप, नेचुरल इंस्टीट्यूशन मतलब प्राकृतिक संस्था नहीं है। वो बोले नहीं है, वो कुछ आंसर नहीं दे रहे, बोले नेचुरल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है। अच्छा मॉरल है क्या? नहीं, मॉरल भी नहीं है, ये मॉरल भी नहीं है। मॉरल इंस्टीट्यूशन भी नहीं, नैतिक संस्था भी नहीं। हम पूछ रहे हैं मार्क्स भैया से, बताइए मार्क्स जी आप राज्य के बारे में क्या बताएंगे। बोलते ये तो नेचुरल इंस्टीट्यूशन भी नहीं, क्या बोल रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये सब, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, ये सब बकवास है। तो भाई आप बता दो ना क्या है ये बोलते हैं यार ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बोल रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट उपकरण है ये। अच्छा उपकरण का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लिया आप सुबह ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड कभी कभी गर्म करने वाली मशीन आती है, ब्रेड टोस्ट करने वाली, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। घड़ी आपके पास क्या है, टाइम बताती है, इंस्ट्रूमेंट है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है। देखो आप भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये आर्टिफिशियल है भाई, मार्क्स बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। वेरी गुड, बोले कृत्रिम जो है ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। और वो बोल रहे हैं कि भाई क्या करते पता है ये जो है, जो गरीब लोग होते हैं, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, वो बोलते हैं कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में दो क्लास है। ऐसे मान लो एक गरीब और एक अमीर, ऐसे समझ लो अभी आप। मार्क्स तो बोलता है कि मार्क्स का वैसे क्लासिफिकेशन ये है, एक तो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, पूंजीवादी लोग होते हैं, जैसे अंबानी है, अडानी है, और दूसरे जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो गरीब लोग होते हैं। उसको बोलते हैं वर्जीओसी, अभी मैं आपको लिखाऊंगा, ऐसे समझ लो लेबर क्लास, जल्दी से समझ में आ जाएगा। मार्क्स एक ही बात कहते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं, एक कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, दूसरा लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, बाकी कोई क्लास नहीं है। और ये जो स्टेट है ना, स्टेट, ये जो स्टेट है ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, शोषण का इंस्ट्रूमेंट है। शोषण, एक्सप्लोटेशन होता है इससे, शोषण होता है इससे एक्सप्लॉइट किया जाता है, शोषण किया जाता है। किसका? वो गरीबों का, वो लेबर क्लास का। अच्छा कौन करता है? कैपिटलिस्ट करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं पहले तो ये समझाना चाहता हूं, मार्क्स का आइडिया, मार्क्स का विचार ये समझ लो कि स्टेट है क्या, ये समझ लो। वो कहता है एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है ये, और ये शोषण के लिए बनाया गया है, और ये शोषण करता है। और ये किसने बनाया है? ये बनाया किसने? कैपिटलिस्ट लोगों ने बनाया अपने इंटरेस्ट के लिए, ताकि इनके इंटरेस्ट पूरे हो जाए। तो देखो मार्क्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा स्टेट आता कैसे है, स्टेट कैसे आता है, उसका एग्जिस्टेंस कैसे है। तो उसमें उसने फेजेस बताए हैं कि एक समय ऐसा था जब किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, तो ऐसे उसने स्टेजेस बताए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जस्टिस, न्याय तब कर पाऊंगा जब मैं मार्क्सिज्म आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं डिटेल बताऊंगा।
बट शॉर्ट में यहाँ पे यही समझाना चाहता हूँ अभी आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेक्चर नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं अपनी बात ठीक से रख भी नहीं पाऊंगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जो स्टेट आया है, स्टेट का जो एग्जिस्टेंस आया है, कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, देखो मान लीजिए घर है, ये हो गई प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी घर है, इस घर पे एक आदमी कब्जा कर लेगा और बोलेगा मेरी है, ये उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। जब निजी संपत्ति आती है तो समाज दो भागों में बढ़ जाता है, एक जिसके पास है और एक जिसके पास नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उस पर कैपिटलिस्ट लोगों का कंट्रोल रहता है, और कैपिटलिस्ट लोगों का कंट्रोल राज्य पर होता है, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए स्टेट का प्रयोग करता है। इंस्ट्रूमेंट है ना। राज्य क्या है? राज्य जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक शोषण का साधन है कैपिटलिस्ट लोगों का, पूंजीवादी लोगों का, जिससे लेबर क्लास का एक्सप्लोटेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य आया कैसे? मैंने आपको बताया राज्य आया कैसे। राज्य जो है, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, स्टेजेस हैं, विकास की स्टेजेस हैं, विकास के चरण हैं। उस विकास के चरण में जब एक चरण, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे बर्फ से पानी से बर्फ बनता है, तो ऐसा तो है नहीं फ्रिज में आपने पानी रख दिया, बर्फ बन गई। एक टाइम लगता है धीरे धीरे। तो वैसे धीरे धीरे जो स्टेजेस हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, स्टेजेस जैसे जैसे अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचती हैं तो एक नया फेज आ जाता है। तो राज्य को जो क्रिएट किया है वो कैपिटलिस्ट लोगों ने किया है, अपने साधन के लिए किया है। बस अभी इतना समझ लो। फिर क्या होगा? शोषण स्टार्ट हो जाएगा। और जब शोषण हो जाएगा तो क्या करेंगे? सारे मजदूर एक दिन इकट्ठा होंगे, और सारे मजदूर इकट्ठा होंगे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ठीक है, उनके खिलाफ क्रांति कर देंगे। उनके खिलाफ क्रांति कर देंगे, रेवोल्यूशन कर देंगे, और उनके खिलाफ क्रांति कर देंगे। और राज्य में जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको भागना पड़ेगा। और जो कैपिटलिस्ट हैं वो जब एकदम समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, कैपिटलिस्ट जब एकदम समाप्त हो जाएंगे तो साम्यवाद आ जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा, सब लोग बराबर के होंगे। कम्युनिज्म बोलते हैं इसको, साम्यवाद। तब साम्यवाद आ जाएगा, क्योंकि एक ही वर्ग होगा, और वो होगा लेबर क्लास। ठीक है, मतलब समझ लो आप, एक ऐसी स्टेज है जिसमें राज्य का कंट्रोल है, और जब लेबर क्लास रिवॉल्ट करेगा, क्रांति करेगा, उस दिन कैपिटलिस्ट भाग जाएंगे, कैपिटलिस्ट बचेंगे ही नहीं। और जब कैपिटलिस्ट चले जाएंगे तो राज्य अपने आप चला जाएगा, क्योंकि वो तो उन्होंने बनाया ना। राज्य भी खत्म हो जाएगा, राज्य एक दिन समाप्त हो जाएगा। फिर क्या होगा? एक ही क्लास रहेगा, और वो रहेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ लेबर क्लास। सर्वहारा का अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियंस। मतलब तब तानाशाही हो जाएगी किसकी? मजदूर वर्ग की, लेबर क्लास की। यहां पे कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन करेगा ही नहीं, सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, राज्य की कोई जरूरत ही नहीं होगी, राज्य समाप्त हो जाएगा। भाई साहब मार्क्स को झेल नहीं पा रहे, मार्क्स मिलेगा, राज्य समाप्त हो जाएगा। आज हुआ क्या? राज्य समाप्त। आपको लग रहा है क्या? राज्य का स्कोप तो इतना बढ़ गया है कि हमारे मोदी जी तो राज्य के कारण ही कहाँ घूम रहे हैं? रशिया घूम रहे हैं। राज्य का इंपॉर्टेंस तो इतना बढ़ गया है।
राज्य का इंपॉर्टेंस तो इतना बढ़ गया है कि मैंने आपको बताया कि बच्चा पेट में आ जाता है वहीं से राज्य का रोल स्टार्ट हो जाता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वैक्सीन लगनी वहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। देखो आपको योजनाएं वहीं से स्टार्ट हो जाएंगी और मरते दम तक। इवन कोई होता है, कोई पेंशनर होते हैं, मान लिया कोई डेथ हो जाती है तो फिर उनको पेंशन मिलती है। राज्य तब भी मरने के बाद भी ध्यान रखता है। सोचो आप, राज्य क्या नहीं कर रहा आपके लिए, सब कुछ तो कर रहा है। कोरोना में राज्य ने बहुत कुछ काम किया। राज्य नहीं होता सब लोग घूम रहे होते, सबको फैल जाता कोरोना, एक भी नहीं बचता। मार्क्स राज्य के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाया, उसने सिर्फ उसको एक नेगेटिव सेंस में देखा है, पॉजिटिव सेंस में नहीं देखा है। और वो बोल रहा है कैपिटलिस्ट लोग, अरे भाई कैपिटलिस्ट लोग, हाँ ठीक है, उसकी बात एक तक सही है कि अडानी है, अंबानी है, ये सब क्या कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन भाई नौकरी भी तो दे रहे हैं कुछ लोगों को, उनका घर भी तो चल रहा है उनके कारण, उनके पास दिमाग होता है। तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, मतलब क्रिटिसाइज भी करना है, और क्रिटिसाइज करने के बाद लास्ट में आप मतलब उसके इंपॉर्टेंस को लिखोगे कि भाई जो कैपिटलिस्ट स्टेट की जो कमियां थी उनको दूर करने की उसने कोशिश की, मजदूरों की जो प्रॉब्लम्स थी उनको हाईलाइट करने की कोशिश किया। तो मार्क्स का जो योगदान है उसको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ऐसा आप लिखेंगे। हो गया आपका मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट, यही समझाना था मुझे इतना। चलिए यहां देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। देखिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स, देखो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये तो हो गए मार्क्स भैया, और ये हो गए उनके समर्थक लेनिन, स्टालिन, माओ, ठीक है, मार्क्स हो गए। और ये मार्क्स के कौन हो गए, अंधभक्त, फॉलोअर्स बोलते हैं जिनको फैन बोलते हैं, ये फैन है उनके, लेनिन, स्टालिन और माओ। ये खुद बोलते स्टेट इज ए क्लास इंस्टीट्यूशन दैट कम इनटू बीइंग विद द इमर्जेंस ऑफ क्लास वॉर। ठीक है, जब दो वर्ग होते हैं उनके बीच में जब संघर्ष होता है तब राज्य की उत्पत्ति होती है, तब राज्य आता है। क्योंकि इसमें कैपिटलिस्ट लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए स्टेट को बना लेते हैं। There was no state in the primitive society। जब आदिम समाज था, ठीक है, पहले जमाने में लोग क्या करते थे, पहले के जमाने में जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी तब लोग सुबह से उठते होंगे, तो ऐसा तो नहीं कि भाई चाय चाहिए, क्यों सुबह की बेड टी चाहिए, कुछ नहीं, बेचारे उठते होंगे, फिर वो पत्थर लेते होंगे, झरने पे जाते होंगे पानी पीने के लिए, और वहीं देखा हिरन बैठा हुआ है, मार लिया, खा लिया, उधर सो गए। यही तो जीवन था, वही तो जीवन था, और तो कुछ था नहीं। तो प्रिमिटिव सोसाइटी, वो यही तो बोल रहे हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी का मतलब सब बराबर के हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं किसी के पास पता चला, अभी एक लड़की जो अभी आईएएस बनी है जिसका बार बार नाम आ रहा है, उसके पास 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास। तब ऐसा तो है नहीं कि 40 करोड़, जब वो प्रिमिटिव सोसाइटी में रही होगी तो भी उसके पास 40 करोड़ रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। बोलो, एक स्थिति ऐसी होगी ना जिसके पास कुछ नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी। सो फॉर देयर वर नो टू कंटेंडिंग क्लासेस, उस समय दो आपस में लड़ने वाली क्लासेस नहीं थी, कोई किसी से लड़ता ही नहीं था क्योंकि सब तो बराबर थे ना, वो प्रिमिटिव सोसाइटी थी। चलो ठीक है, यहां तक बात समझ गए।
विद द इन्वेंशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, देखो विद द इन्वेंशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, जब जैसे उत्पादन के साधन का आविष्कार हुआ, जैसे उत्पादन के साधन का आविष्कार हुआ, मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, द क्लासेस ऑफ द फ्री मैन एंड द स्लेव्स केम इनटू बीइंग इन द स्लेव सोसाइटी। मैं तो कहता हूं भाई, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, एक ने शक्तिशाली ने कब्जा कर लिया और बोला ये मेरी है, और एक गुलाम बन गया, और एक जो है मास्टर बन गया, उसका मालिक बन गया, वहीं से सारी चीजें पैदा हो गई, यही बता रहा है। और तब से क्या हुआ, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ये देखो मैंने यही बताया था। तब से क्या हुआ, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन बाय वन क्लास ओवर और अगेंस्ट अनदर। क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। इट वॉज इन द हैंड्स ऑफ द फ्री मैन हु एक्सप्लॉइटेड द स्लेव्स। इन द फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी मतलब क्या होता है, सामंतवादी व्यवस्था में, सामंतवादी व्यवस्था में क्या करते थे, तो लैंड लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो एक्सप्लॉइटेशन करते थे, लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइटेशन करते थे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, पूंजीपति शोषण करते हैं। यहां पे किसका शोषण होता है, वर्कर्स का होता है, देखो वर्कर्स, तो यही तो मैं बोल रहा था, इसको क्या बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग। मार्क्स क्या कहता है, सर्वहारा, तो बेटा ये लिख लो, प्रोलेटेरियन, प्रोलेटेरिएट ऐसे बोलते हैं इसको। एंड एट द हैंड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, इसको बोलते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास को क्या बोलते हैं, वर्जियोसी, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास को क्या बोलते हैं, वर्जियोसी, ठीक है, और वर्कर्स को क्या बोलते हैं, प्रोलेटेरिएट, ठीक है। ठीक है, यहां पे जैसे कि आपको पता है क्लासिकल लिबरल क्या कहते हैं, कुछ बोलते हैं क्या, एक नेसेसरी इविल है। वो बोल रहा है कि स्टेट इज नाइदर नेसेसरी इविल नॉर इज इट अ पब्लिक वेलफेयर एजेंसी। पब्लिक वेलफेयर एजेंसी किसने कहा है, पॉजिटिव, यही पॉइंट्स आपको एग्जाम में रेज करने हैं, यही पॉइंट्स देखो, वेलफेयर एजेंसी अंडरलाइन करना है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, वो ये बोल रहा है, इट इज ए क्लास इंस्टीट्यूशन बाय विच द डोमिनेंट क्लास एक्सप्लॉइट्स एंड ऑपरेट्स द डोमिनेटेड क्लास। तो क्या होगा, एक दिन सब क्रांति कर देंगे, सब क्रांति कर देंगे, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होगा, और क्या होगा उस दिन राज्य समाप्त हो जाएगा, और किसकी सत्ता आ जाएगी, किसकी सत्ता आ जाएगी, यहां पर जो सत्ता आएगी, जो वो आएगी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। स्टेट कैसे आया, देखो राज्य की उत्पत्ति कोई पूछता है, पॉइंट ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। Since state is a class institution and since it came into being after the emergence of two contending classes, जैसे दो वर्ग का उत्पत्ति हुआ वैसे राज्य आ गया, कैपिटलिस्ट ने बना लिया अपने लिए। स्टेट वुड विदर अवे, एक दिन राज्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखना, एक दिन राज्य समाप्त हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये जो है बेटा, ये तो आपको मार्क्स वो पूछेंगे मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, तो पहले क्या लिख देना, एक इंट्रोडक्शन लिख देना। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन देना कि मार्क्स राज्य के बारे में अपने विचार देता है, वह राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है और राज्य का स्कोप क्या है, राज्य का नेचर क्या है, ये बताता है। और फिर उसके बाद बता देना कैसे क्या है, फिर उसका क्या करना, फिर उसके वीकनेसेस की बात करना, फिर उसकी आलोचना करना। द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट इज फुल ऑफ वीकनेसेस, द होल आइडिया ऑफ क्लास वॉर इज, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, द होल आइडिया ऑफ क्लास वॉर, वो सारा जो कॉन्सेप्ट अपना समझाना चाहता है वो ये बोलता है कि जो क्लास वॉर है, हर समय क्लास के बीच में संघर्ष होता है। तो आप बताओगे क्लास के बीच में संघर्ष नहीं होता है, समाज में सिर्फ दो ही वर्ग हैं, ऐसा नहीं है, समाज में और भी वर्ग हैं, वो सिर्फ शोषण करता है, भाई ऐसा भी नहीं है, कैपिटलिस्ट सिर्फ शोषण करते हैं ऐसा भी तो नहीं है ना। राज्य खत्म हो जाएगा वो बोल रहा है, कहाँ खत्म हो जाएगा, राज्य तो बढ़ रहा है उसका स्कोप, ऐसे उसका क्रिटिसाइज कर देना है। फिर लास्ट में क्या कर देना है, ये इसी से पॉइंट्स आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अरिस्टोटल क्या कहता है, अरिस्टोटल ये कहता है कि अच्छे जीवन के लिए राज्य जरूरी है। अरिस्टोटल को बोल दो अच्छे जीवन के लिए राज्य जरूरी है, ठीक है। और आप सोचो, मैन सोशल एंड पॉलिटिकल, एक सोशल एनिमल है, ठीक है, और स्टेट क्या एक इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए। भाई स्टेट प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए, एक्सप्लोटेशन के लिए नहीं है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीडम और हैप्पीनेस। आप कहीं भी जाते हैं, वो लोग कहीं भी जाते हैं, आप क्या करते हैं, हैप्पीनेस से रहते हैं, खुशी रहते हैं, बिकॉज ऑफ स्टेट है इसलिए। तो इस तरीके से जो है आप उसके इंपॉर्टेंस को लिख के और यहाँ पे आप बता सकते हैं। अब हमारे पास 3 टॉपिक और बचते हैं इसी के। इतना बड़ा टॉपिक एक लेक्चर में तो नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं मतलब कई लेक्चर्स के लिए लिए जाते हैं, फिर भी मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको शॉर्ट में इसको लिखाया जाए और आंसर को आप लिख सके, बस इतना मैंने आपको डिलीवर किया है। कल इसका सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में कर दूंगा। उसके बाद आपको एक काम करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का राइटिंग प्रैक्टिस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। राइटिंग प्रैक्टिस करके बस, आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़नी। तो हमने जीएस फर्स्ट पेपर में, और हम लोग आगे अभी ये होने के बाद आइडियोलॉजीज भी पढ़ेंगे। एक बार आपका आइडियोलॉजीज वगैरह हो जाता है, थिंकर्स और ये सब हो जाते हैं, फिर आपको एथिक्स में शिफ्ट करेंगे कि एथिक्स का जो पेपर है उसमें जो टॉपिक है, तो एथिक्स आपका अच्छे से तैयार हो गया, निबंध आपका अच्छे से तैयार हो गया, ऑप्शनल आपका अच्छे से तैयार हो गया, बस यही हम चाहते हैं। तो बेटा कल हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट एंड बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।